गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आरएस स्टडी सर्किल में। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज वगैरह आ रही है? तो हम लोगों को डेयरी विकास से जुड़ी, सहकारिता से जुड़ी ये योजनाएं देखनी है। हमने पहले बागवानी से जुड़ी, पहले हम लोगों ने बात करी है किसकी? कृषि की बात करी है, उसके डाटा देखे हैं, कृषि की योजनाएं हम लोगों ने देखी है। अभी हम लोग जो है वो डेयरी विकास वगैरह की बात कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली चीजों को, फर्स्ट चैप्टर को भी आपने अच्छे से रिवाइज करा होगा। गुड इवनिंग शबनम, गुड इवनिंग पारुल, गुड इवनिंग शबी, गुड इवनिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले जो सेशंस हैं उनको अच्छे से कवर करा होगा। ये अब ज्यादा अपने पास योजनाएं बची नहीं है, इनके अंदर डेयरी विकास वगैरह में एक एक दो दो है। काफी दिया है कंटेंट, लेकिन उतना सब हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। जितना जरूरी है उसकी बात हम कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एक टॉपिक बच जाएगा आपके सेकंड चैप्टर में, जल संसाधन। तो उसमें क्या है कि कई चीजें हैं जो कि आपको ट्रेडिशनली जाननी होती है, जैसे इंदिरा गांधी ने कैनाल के बारे में जाननी है, या जो आपके पूर्वी जो नहर है उसके बारे में, या आरसीपी उसके ऊपर सरकार ने क्या किया, उस पर 1 घंटे भर का एक सेशन लेते हैं। कभी यदि जल संसाधन से क्वेश्चन आए तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उस पे, जैसे इस बार आया तो उसी तरीके से कभी क्वेश्चन आए, 10 नंबर का इस बार ही आया, तो आपको वो क्वेश्चन वहां से फंस जाए, इस तरीके का प्रयास रहेगा। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों से ही जुड़ा हुआ होगा जल संसाधन से। तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ उसमें ट्रेडिशनली भी जो हम लोगों को जैसे योजनाएं जो है वो पता होनी चाहिए जल संसाधन से जुड़ी, उनकी बात हम लोग अलग से करेंगे। उसको मैंने छोड़ दिया है, बाकी लगभग चीजें आज खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे। ठीक है? आरएएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी और आपको एक दिन एक अचानक सरप्राइज मिलेगा, फिर आपके हाथ पांव फूलेंगे। तो समय है हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, गेस्ट नहीं करनी चाहिए डेट वगैरह, लेकिन बहुत जल्दी ही मतलब आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, समझ लो। आरएस की वैकेंसी आ ही जाती है। आरएस की वैकेंसी का ज्यादा राजनीतिक लेना देना होता नहीं है उसका, क्योंकि इसमें ज्यादा ना तो बच्चे सरकार के खिलाफ होते हैं ना सरकार के समर्थन में होते हैं। तो रीच पटवार इनके बारे में तो सोचते हैं कि अटका के रखो, फिर लास्ट में निकाल दें, ये फलाना ढेकना, लेकिन इसकी वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भजन लाल जी के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं आरएसआईएस की, तो उसी उम्मीद में निकल जाए, क्या पता। स्टार्ट कर दें। ठीक है, बात करेंगे किसी दिन ओनली आरएस स्टडी शॉप। आज पढ़ लेते हैं, ठीक है? नमस्कार रीना जी, नमस्कार भावना जी, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें उद्यानिकी या बागवानी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2-3 योजनाएं हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बहुत पुराना मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, ये शुरू कब हुआ? ये 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो 2005 में याद रखना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कभी मेंस में भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रख लेना है। पुराना है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय इसके अंदर भागीदारी है, वो लगभग में आप यदि देखोगे तो फूड सिक्योरिटी मिशन में देख लो, कृषि विकास योजना के अंदर देख लो, फसल जो आपके पास सिंचाई वाली बात थी उसमें देख लो, तो सब में लगभग आप देखोगे तो ये 60-40 का ही रेशियो है, 60-40 है। अब इसमें राजस्थान के 24 जिले, जो पुराने हमारे जो जिले थे उसके अकॉर्डिंग 24 जिले, नए के हिसाब से नहीं, तो यहाँ पर पुराने जिलों का नाम दिया है। तो पुरानी जो हमारे संख्या थी जिलों की, उसके अकॉर्डिंग 24 जिलों के अंदर इसको लागू किया गया। नहीं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन करके स्टेटमेंट कभी दे देगा कि ये राजस्थान के सभी जिलों में लागू है, तो राजस्थान के सभी जिलों में लागू नहीं है, 24 जिलों के अंदर लागू है। नाम से ही क्लियर है कि भाई बागवानी मिशन है, तो बागवानी फसलें जो होती है, मैं उम्मीद करता कि आप बागवानी फसलें आप समझते होंगे, जैसे आपके पास फल है, फूल है, सब्जियां है, ये सब जो चीजें हैं वो बागवानी के अंतर्गत आती है। इस तरह की जो हम खेती करते हैं वो बागवानी के अंदर आती है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है, बार बार रिवीजन ही इसका उपाय है। 2005 में शुरू हुआ। केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो वही जो बाकी योजनाओं में 60-40, वही इसके अंदर भागीदारी है। राजस्थान के सभी जिलों में इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। राजस्थान के 24 जिले पुराने हिसाब से, अभी 50 जिले हैं उसके हिसाब से, पुरानी जो हमारी संख्या थी उसके हिसाब से, उसमें ध्यान रख लेना कि 33 में से 24 जिलों में क्रियान्वित था। फिर बागवानी फसलों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किस तरीके से दे, तो बहुत पुराना मिशन है, ध्यान रख लेना है। अभी बात करेंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको एग्जाम में कभी ना कभी दिखेगी जरूर। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया है इससे, मेंस में भी आपको ये योजना दिख जाएगी कभी ना कभी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पीएम सूर्य घर योजना दिख जाएगी आपको, या कुसुम योजना दिख जाएगी, ये ध्यान रख लेना है। ये बागवानी के अंदर लिखी हुई है, उसी के अंदर अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो बहुत चर्चा में है, 2019-20 में ये योजना शुरू हुई थी, तभी से ये चर्चा में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना,
प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी, इसके अलग अलग कंपोनेंट है। जो ऊर्जा वाले चैप्टर है इसमें इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये बागवानी मिशन के अंदर इस योजना के बारे में दिया था, तो मैंने कहा उतनी बात हम लोग कर लेते हैं, बाकी हम इसे सौर ऊर्जा का जो हमारे ऊर्जा वाला चैप्टर है उसमें और डिटेल से बात करेंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके। तो इसमें कंपोनेंट बी है, उसका क्या मतलब है? वैसे ये योजना 2019-20 में शुरू हुई थी और ये किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए थी। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे? कि जैसे जो किसान है और उनके यहाँ पर या तो विद्युत जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, वो डीजल पंप वगैरह से काम कर रहे हैं, या विद्युत का कनेक्शन है तो भी उनके पास ऐसी जमीन पड़ी है जिसका उपयोग वो कृषि कार्य के लिए नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार अपने खेत का कुछ जमीन का हिस्सा होता है जो कृषि कार्य के लिए, फसल उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो उसका उपयोग जो किसी तरीके से सौर ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। तो उस उद्देश्य को साथ में लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई। इसका जो कंपोनेंट बी है वो ये कहता है कि ऐसे किसान जिनकी निर्भरता डीजल पंप पर है, मतलब जहां जिनके यहां पर विद्युत का कनेक्शन नहीं है, जैसे किसान होता है तो सिंचाई के साधनों के लिए उसे बिजली की आवश्यकता होती है, तो बिजली का क्या तरीका है? खंबे लगा करके सरकार उन्हें बिजली उपलब्ध कराती है। लेकिन राजस्थान में कई ऐसे किसान हैं जिनके यहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं है, आज भी वो अपने यहां सिंचाई के लिए डीजल पंप के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे किसानों को जो सरकार है वो सहायता दे रही है, किसके लिए? कि आप यहां पर सौर पंप लगाओ, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप है वो आप अपने यहां लगाओ और सरकार इसमें आपको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ये बात है। इसमें आप 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता के पंप है उनका प्रावधान किया गया इस योजना में, और यदि आप 7.5 HP क्षमता तक के पंप लगाते हैं तो उसके लिए सरकार आपको कुछ अनुदान, कुछ रियायतें, कुछ सहायता देती है। योजना शुरू कब हुई थी? 2019-20 में। ये किस लिए? कि यदि कोई किसान है उसके यहाँ बिजली के कंपोनेंट बी के अंदर ये प्रावधान है कि यदि उसके यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है और उसकी निर्भरता डीजल पंप के ऊपर है, तो ऐसे किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सरकार सहायता देगी। इसमें किसान को बहुत ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सरकार जो सपोर्ट करती है वो लगभग 60% तो सरकार का ही कंट्रीब्यूशन है। यहां पर ये देखो वित्तीय जो आप भागीदारी देखोगे ये अलग अलग है, बाकी अधिकतर में 60-40 है, तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि 30% केंद्र सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन है, 30% जो है वो राज्य सरकार का है, तो 60% तो सरकार आपको अनुदान दे रही है। ठीक है, उसमें जो बाकी 40% बचा है उस 40% की व्यवस्था किसान को करनी है, लेकिन उस 40% में से भी 30% उसे बैंक से ऋण प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली जो एक खर्चा आएगा उस पंप को, सौर पंप लगाने में, उसका केवल 10% ही किसान को भुगतना है। यानी 30% जो है वो केंद्र सरकार का योगदान है, 30% राज्य सरकार का योगदान है, 30% बैंक से ऋण चुकाना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी 30% बैंक से ऋण है और 10% किसान को अपनी जेब से पे करना है। तो इस तरीके से ये इसमें वित्तीय भागीदारी अलग अलग है, केंद्र की 30, राज्य की 30, बैंकों से ऋण 30 और 10%। तो एक तो याद रखना आपको, राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है 2005 में शुरू हुआ, 60-40 का अनुपात है, उसका 24 जिलों के अंदर लागू है और उसका उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। फिर हम लोगों ने सौर ऊर्जा आधारित परियोजना की बात करी जिसमें कंपोनेंट बी की बात कर रहे हैं कुसुम योजना के अंतर्गत। तो उसमें हम लोग 2019-20 में ये योजना शुरू हुई और इसमें किसान, ऐसे किसान जिनके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, जिनकी निर्भरता डीजल पंप पर है, ऐसे किसानों को सौर पंप पर आधारित बनाने की सरकार का प्रयास है। इसमें केंद्र राज्य की भागीदारी 30% है, 30% बैंकों से लोन मिल जाएगा और 10% जो है वो आपको किसान को अपनी तरफ से लगाना है। तो इस तरीके से ये है आपके पास। फिर इसके अंतर्गत कृषि विपणन की भी बात है, कई जैसे आपके कृषि विपणन से जुड़ी, मतलब मार्केटिंग से जुड़ी हुई, बेचने से संबंधित। तो जो बेचने से संबंधित है वो कई योजनाएं हैं इसके अंतर्गत। जैसे एक कभी आपसे कभी पूछ लेगा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी, जैसे कोई किसान है बेचने के लिए मंडी जा रहा है, जाता है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि मंडी जा रहा है, बीच में मान लो कि सामान को लोड करने समय, सामान को उतारते समय, मंडी के अंदर सामान को बेचते समय उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, हो जाता है। कई बार आप वीडियो वगैरह देखा करो कि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की अंगुली कट गई। तो उस स्थिति में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, यदि किसान की या खेतियार मजदूर की, तो उस स्थिति के अंदर सरकार जो है उसे सहायता देती है।
हमारे इकोनॉमिक सर्वे में या आर्थिक सर्वेक्षण में ये मेंशन्ड नहीं है कि कितनी सहायता देगी, ये नहीं मेंशन्ड है, लेकिन ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत सरकार उसे सहायता देती है, मदद देती है। आप ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है, कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों या खेतिहर मजदूरों एवं हमालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यदि सरकार का शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सरकार उसमें सहायता देती है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत। तो कभी विपणन से जुड़ी आपसे 5 योजनाएं बताओ, ऐसे करके कृषि से संबंधित योजनाएं बताओ, तो ये आप लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है, ये योजना है कि यदि आप विपणन करते समय यदि गए, आप मंडी में गए हैं, सामान को लोड कर रहे हैं, उतार रहे हैं, उस समय आपका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कृषक हो, आप मजदूर हो, या जो हमाल होते हैं, सामान उतारते हैं, वो हो, इस इनमें से कोई भी हो, उनका अंग शरीर का क्षतिग्रस्त होता है तो सरकार सहायता उपलब्ध कराती है। फिर किसान कलेवा योजना है। इकोनॉमिक सर्वे में जितना जिक्र है मैं उतना ही बोल रहा हूं। ये क्या कि किसान जो है वो अपने घर से सामान ले जाके मंडी में बेचता है। जैसे हमारे यहाँ से नोखा मंडी जाते हैं लोग, कोई बीकानेर मंडी जाता है, तो अब किसान रात को सामान अपलोड करता है और सुबह वो मंडी में पहुंचता है। तो जब सुबह मंडी में पहुंचता है तो किसान की इतनी क्षमता नहीं कि जाकर के 500 रुपए खर्च करते, 200 रुपए, 300 रुपए, तो उसे सस्ते के अंदर जो है वो गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध हो जाए या नाश्ता मिल जाए। कलेवा हम समझते ही हैं, तो कलेवा का मतलब सुबह मॉर्निंग में जो नाश्ता होता है वो उसे सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाए। तो सरकार ये कोशिश करती है, प्रयास करती है, सरकार ये उपलब्ध कराती है कि यदि कोई किसान अपनी उपज बेचने के लिए किसी मंडी में आता है तो उसे रेट यहाँ पर नहीं लिखी है, अलग अलग माध्यम से निकाली जा सकती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं है, तो उसे सस्ती दर पर जो है वो कलेवा उपलब्ध हो जाए, यानी सुबह का नाश्ता सुबह उपलब्ध हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हो गई, किसान कलेवा योजना हो गई, ये विपणन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, ये बात दिमाग में रखनी है। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने देखा था बागवानी के अंदर 2 योजनाओं की बात करी थी। एक हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन था जो 2005-6 में शुरू हुआ था, 60-40 का इकोनॉमिक रेशियो था, उद्देश्य उसका बागवानी फसलों को बढ़ावा देना था, जिले उसके अंदर 24 थे। उसके बाद जो कुसुम योजना थी कंपोनेंट बी, उसके अंदर हमने देखा कि जहां पर किसानों के डीजल पंप लगे हुए हैं उनको की सरकार है वो सौर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार 30%, राज्य सरकार 30%, बैंकों से ऋण 30% और 10% किसान खुद लगाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो बात करी वो किसकी बात कर ली, विपणन की, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 योजनाएं अभी देखी है। उसके बाद देखो ये दक्ष बैच है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया है 25 जुलाई से। ये प्रीलिम्स बैच है, इसके अंदर प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह सब अवेलेबल है, और प्री और मेंस का जो कॉमन आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स होने के बाद किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, भागदौड़ नहीं हो। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ा देंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये कंप्लीट पढ़ा देंगे। जो केवल मेंस में सब्जेक्ट है वो बचेंगे, तो वो फिर इतने परेशान नहीं करते आपको। फिर है महात्मा ज्योति, ये बहुत पुरानी योजना है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना है। नहीं भी पूछे तो आप लिख सकते हो, कृषि की योजनाएं पूछे तो भी लिख सकते हो, स्पेशली विपणन की पूछे तो भी लिख सकते हो। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना है, 2015 में ये योजना शुरू हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है। ये योजना किस लिए है, कल्याण योजना किस लिए है? ये इसलिए है कि जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो मंडी के अंदर काम करते हैं, जैसे मंडी के अंदर कुछ महिलाएं काम करती है, मंडी के अंदर कुछ पुरुष काम करते हैं, तो वो उनका कईयों का जीवन पूरा जो है वो मंडी में निकल जाता है। क्या कह रहे हैं, ट्रेडिंग सेंस, क्या बात है। नहीं यार, मैंने तो किसी को नहीं बोला था कि तुम वहां ज्वाइन करो। हा? वापस ले लो, ये काम करो, पैसा दे देंगे वो आपको, मेरे लिए ही लिया था तो। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। इस पे प्रसूति सहायता की बात यदि अपन करें, नहीं मैंने किसी को नहीं बोला। ये फिर क्या होता है कि फिर जब जिसका किसी का किला ढेरा होता है तो फिर वो आदमी क्या करता है, फिर मैसेज करता है, करवाता है 2-4 लोगों से, है ना। आ जाओ। तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, उसके अंदर क्या देखो, प्रसूति सहायता,
प्रसूति सहायता का क्या मतलब हो गया कि जैसे जो वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, 4 योजनाएं, ध्यान रख लेना। कभी आपसे 5 नंबर में अकेला क्वेश्चन आ जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी, पुरानी हो गई ये योजनाएं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाता है तो पूछ लेता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रख लेना है। 2015 से। अब क्या किसके लिए, देखो 4 योजनाएं हैं, 4-5 योजनाएं, इसमें एक तो प्रसूति सहायता, एक विवाह के लिए सहायता, लेकिन वहां जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए है ये, फिर छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, और एक फिर आपके पास में चिकित्सा योजना। ठीक है, अब इधर आओ, आप देखो जैसे एक हमारे पास प्रसूति सहायता का क्या मतलब है, ऐसी महिलाएं जो वहां पर काम कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है। 6 मंथ का मिलता है ना, अरे 6 मंथ का आपको मातृत्व अवकाश मिलता है या नहीं मिलता है, मिल जाता है ना 6 मंथ का। हाँ, तो 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है। तो लेकिन यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या करें, जो उनके लिए अपन क्या करें, तो इसके लिए सरकार ये कह रही है कि कोई महिला यदि वहां काम कर रही है, तो सरकार का नियम क्या है कि अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, हम 2 हमारे 2, यही तो नियम है। तो ये जो हम 2 हमारे 2 की कंडीशन है, तो इसमें जो 2 प्रसूति अवधि, मतलब 2 बच्चे जब तक आप पैदा करते हैं तब तक आपको 45 दिन की अवकाश प्राप्त होता है। यानी एक बच्चा पैदा हुआ तो 45 दिन, दूसरा हुआ तो 45 दिन, और उसकी मजदूरी भी मिलती है आपको। ऐसे तो अवकाश कितने भी दिन ले लो, क्या मतलब है, लेकिन जब आपको उसकी मजदूरी भी मिले साथ के अंदर, जब आपको उसका मजदूरी वेजेस भी मिले तो मतलब है। तो यदि 45 दिवस की जो मजदूरी है 45 डेज की, 2 बच्चे पैदा होने तक आपको 45 दिन की मजदूरी जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। समझ गए? नहीं मैं सही का बेश नहीं लेके आ रहे, महाराज पढ़ा रहे। आ जाओ फिर, तो अधिकतम 2 प्रसूति अवधि 45 दिवस की मजदूरी तक मिलेगी। एक इसके अंदर पिताजी के लिए भी है, जैसे होता है ना कि आपको सरकारी सेवा में हो तो भी आपको पितृत्व अवकाश मिलता है, ऐसे ही जो श्रमिक मंडी में काम करते हैं उनको भी पितृत्व अवकाश मिलेगा। अवकाश मिलना कोई बात नहीं है, अवकाश मिलने के साथ उसे मजदूरी मिले तब है। तो या तो अवकाश ले ले 15 दिन का, या फिर उसे 15 दिन का जो अवकाश होता है उसके बराबर 15 दिन का भुगतान किया जाता है। तो महिलाएं जो है उनको 45 दिन का, अधिकतम 2 बच्चे पैदा हों तब तक 45 दिन के जो उनकी मजदूरी है उसके बराबर भुगतान किया जाएगा, और एक पिता है उसको 15 दिन का भुगतान जो है वो किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से। फिर विवाह के लिए सहायता, यदि पिछली इकोनॉमिक सर्वे में मैंने देखा तो उसमें यह है कि यदि कोई महिला, खुद के बारे में नहीं था जो अभी इसी बारे इस इकोनॉमिक सर्वे में दिखा है, उससे पहले जितने भी, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है, जितने भी इकोनॉमिक सर्वे है उसमें यही कहा गया है कि अधिकतम 2 जो बच्चियां हैं या अधिकतम जो 2 पुत्रियां हैं उनकी शादी पर आपको 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। लेकिन खुद की शादी की कोई बात नहीं थी उसके अंदर पिछले इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो महिला वहां काम कर रही है, हो सकता है ना वो खुद भी तो शादी करे, तो कोई काम करने वाली 2 बेटियों की शादी पर सहायता मिले तो उसकी खुद की शादी पर भी तो मिलनी चाहिए। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है कि यदि जो महिला वहां काम कर रही है उसकी शादी होती है तो भी 50,000 रुपए की सहायता, और यदि उसकी 2 बच्चियां, बेटों की नहीं बेटियों की भी 2 शादियां, 2 बेटियों तक की शादी होती है, जिसी के 5 बेटियां हैं तो सब पे नहीं मिलेगी, अधिकतम 2 बेटियों की शादी पर आपको 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यानी विवाह के लिए सहायता, विवाह अपनी शादी के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता, और दूसरी बात जो है वो अपनी शादी के साथ साथ में अपनी बेटी की 2 शादियों की जो है उसमें भी 50,000 रुपए की सहायता आपको मिलेगी। ये बात हो गई। फिर प्रसूति सहायता की बात है, तो मैंने बता ही दिया कि 2 बच्चों के जन्म तक, बेटियां जन्मना जरूरी है, 2 बच्चों के जन्म तक 45 दिन का आपको सहायता मिल जाएगी मजदूरी के बराबर, और पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन का आपको अनुदान मिल जाएगा। फिर छात्रवृत्ति है, इसमें कितना % देंगे ये तो नहीं बताया, कितना रुपया देंगे, लेकिन यह है कि जो मंडी में काम करने वाले श्रमिक है उनके बच्चे यदि 60% से ज्यादा नंबर लेके आते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उन्हें जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति। कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि श्रमिकों के पुत्र और पुत्री जो है जो मंडी में काम कर रहे हैं, ये मंडी के श्रमिकों के लिए ही योजना एक्चुअली, तो उनके बच्चे यदि 60% से ज्यादा नंबर लेके आते हैं तो उन्हें अगली क्लासेस में छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरीके से चिकित्सा सहायता भी है, कोई गंभीर बीमारी हो गई है जो वहां काम करने वाले श्रमिक को, वो हो सकता है कि कैंसर हो गया हो, या जैसे दूसरे प्रकार के कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, या किसी अस्थमा वगैरह इस तरह की कोई खतरनाक बीमारी हो गई हो,
और उस गंभीर बीमारी के कारण से उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा हो, एडमिट रहना पड़ा हो, तो इस स्थिति में सरकार 20,000 रुपए की आपको आर्थिक सहायता देगी। तो ये 4-5 योजनाएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। एक आपको प्रसूति सहायता, जिसमें 2 बच्चों के पैदा होने तक आपको 45-45 दिन के जो मजदूरी है वो आपको ट्रांसफर की जाती है, दी जाती है। पितृत्व अवकाश के रूप में आपको 15 दिन का अनुदान मिलता है, उसकी भुगतान होता है। विवाह के लिए सहायता, तो खुद की शादी हो या 2 बेटियों की शादी, ये बेटों के लिए नहीं है, 2 बेटियों की शादी पर आपको 50-50 हजार रुपए की सहायता मिलती है। उसके बाद में आप छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है, इसके अंदर जो श्रमिक है उनके बेटे या बेटी जो है उनको यदि वो 60% नंबर लेके आते हैं या उससे ज्यादा लेके आते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। और यदि किसी तरीके की गंभीर बीमारी होती है मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को तो 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब आप यहां आओ, कृषक उपहार योजना, यानी आपको उपहार में मिलेगा। किस तरीके का उपहार ये चाहती है? देखो, सरकार ने हमेशा ये प्रयास करा है। एक बीच में आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आए, इससे पहले भी सरकार ने प्रयास करा है कि किसान जो है, कृषकों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? बहुत सारी समस्याएं किसानों के साथ। वर्षा कम हो तो दिक्कत, वर्षा ज्यादा हो तो दिक्कत, है ना, समय पर नहीं हो तो दिक्कत, बाढ़ से दिक्कत, सूखे से दिक्कत, है ना, फिर उत्पादन कम हो ज्यादा हो उससे दिक्कत, ओले गिर जाए उससे दिक्कत। तो किसानों के 500 तरह की समस्याएं। ठीक है, ये तो एक स्तर की प्रॉब्लम हुई। दूसरे स्तर की प्रॉब्लम ये हुई कि किसान ने मान लेते हैं कि सारी परिस्थितियों से लड़ लड़ा के फाइनली उसको कुछ उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन उसको मिला। यदि उसे एक सर्टेन उत्पादन हुआ है तो छोटे किसानों के साथ समस्या ये रहती है कि वो अपने उत्पादन को ले जाके मंडी में नहीं बेच सकते। जैसे मेरे घर से आप यदि मंडी में ले जाके बेचना चाहते हो तो आपको 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा मंडी के लिए, 150 किलोमीटर। यदि किसी किसान के यहाँ 2 बोरी अनाज हुआ है, 3 बोरी अनाज हुआ है, 1 बोरी अनाज हुआ है, किसी के 20 बोरी भी होता है ना, तो भी वो मंडी में ले जाने का प्रयास नहीं करता है ना। तो सरकार ये चाहती है कि किसानों का सामान जो है, माल जो है, वो मंडी के अंदर बिके किसी भी तरीके से। सरकार इसके लिए तमाम प्रयास करती है, कई तरीके के एफर्ट्स करती है। और कई बार क्या होता था कि जैसे नोखा मंडी के अंदर, मेरा ये बचपन का खुद का अनुभव है कि नोखा मंडी के अंदर रेट्स कुछ और चल रही है, बीकानेर मंडी के अंदर रेट्स कुछ और चल रही है, जयपुर मंडी के अंदर कुछ और रेट्स चल रही है ना, चोमू मंडी के अंदर कुछ रेट्स और चल रही है। तो इस तरीके से किसान जो है 2-4 लोगों से पूछ लेता था, फिर भी उसे एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती थी, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए हैं वो प्रॉफिट या मुनाफा खाते थे। तो सरकार ये चाहती है कि उसे अपने स्थान पर ही उसे एक अनाज के बारे में जो रेट्स है उनके बारे में जानकारी मिल जाए। एक तो ये तरीका। तो उसके लिए क्या सरकार ने ई नेम जो मंडियां हैं, अब तो बहुत सारी ये 1300-1400 मंडियां हो गई हैं, ई नाम मंडियां जो है उनकी स्थापना करी। मतलब जो मंडियां हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपस में जोड़ा गया, जिससे किसान के क्या फायदा है? एक तो किसान को घर बैठे ये पता चल जाएगा कि किस मंडी में क्या दाम चल रहा है। दूसरी बात है कि वो उसे ऑनलाइन सेल कर सकता है, अपने अनाज है उसका सैंपल अपलोड करे और उसको बाद में वहां से ई नेम के माध्यम से बोली लगे, वहीं से सामान बिक जाए, वहीं से गाड़ी आए, वो सामान उठा के ले जाए। तो इससे क्या होगा कि उसे बेटर प्राइस जो है वो ज्यादा दाम है उसके मिल सकते हैं। ये भी एक प्रयास है। यानी सरकार ये चाहती है कि आप ई नाम के माध्यम से, ई नेम जो मंडियां बनी है उनके माध्यम से अपना सामान बेचो, माल बेचो। ये प्रोत्साहित करती है ताकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, किसानों का शोषण नहीं हो। तो किसानों को अपनी फसल ई नाम के माध्यम से बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की गई 2013 में, कृषक उपहार योजना। इसमें क्या किया गया कि यदि आप 10,000 का सामान बेचते हो तो प्रत्येक 10,000 के सामान पर आपको एक कूपन देती है सरकार कि ये पकड़ो कूपन। जैसे होता है ना कि आप कहीं पर सामान खरीदने जाते हो, किसी दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, तो कहते हैं ना कि आप 5,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको एक कूपन मिल जाएगा, इस कूपन से अगली बार आप इतने की खरीदारी कर सकते हो, या इस कूपन से ये निकल सकता है ना। तो यही है कि आप ई नाम के माध्यम से यदि सामान बेचते हो अपना, तो प्रत्येक 10,000 पर आपको एक कूपन मिल जाएगा और उस कूपन के से कई तरीके के लकी ड्रॉज निकलते हैं। उसके माध्यम से आपको कैश जीतने का, दूसरे प्रकार के पुरस्कार जीतने का, इस तरीके का आपको फायदा मिलता है।
तो उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहित करती है। इस योजना में मंडी एवं जिला स्तर पर पुरस्कार वितरण किया जाता है। जो आप ये कूपन जो निकला है उसमें से लकी ड्रॉ निकाल करके कई लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसलिए है ये कृषक उपहार योजना। यानी उपहार किस लिए उपहार दे रहे हैं आपको, ताकि आप जो अपना सामान है उसे ई नैम जो मंडियां बनी हुई है उनके माध्यम से बेचो। क्या फायदा होगा? किसान को प्रत्येक 10,000 के ऊपर जो है वो एक कूपन मिलेगा और उस कूपन से जो है वो क्या करेगा, उसे पुरस्कार मिल जाएगा। तो ये उसे प्रोत्साहित करने के लिए उपहार इस तरीके से मिलता है। हाँ, करवा देंगे ट्रेनिंग जी, पढ़ाएंगे हम आपको इस पे YouTube चैनल पे। वैकेंसी आने दो, परेशान मत हो, मैं समझ रहा हूं आपकी तकलीफ, समझ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं नंबर दे देता हूं। आप इतना क्यों परेशान हो रहे, तो इतना दुखी क्यों हो रहे हो? यदि हमारे से किसी का जीवन बने तो 100 बार बनना चाहिए, एक बार क्यों? इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। तक क्यों परेशान हो रहे? समस्या का समाधान बात करने से हो जाता है। इतना दुखी क्यों हो रहे हैं आप? आपने कभी संपर्क किया और हमने आपकी बात नहीं सुनी हो तब तो आप कहो कि सर हमारी बात आपने कभी सुनी ही नहीं है। हम तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, इतना परेशान मत हो। हम किस लिए हैं फिर? आ जाओ। तो हर बार ध्यान रखा है, हर समझते हैं हम लोग, अरे आप स्टूडेंट हो, हम समझते हैं। आ जाओ। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रख लेना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत जनरल चीजें हैं इसके अंदर दी हुई, लेकिन हमें ध्यान रखना है। मंडी वाली किस तरीके के उपहार मिलेंगे ये समझ में आ गया ना? मतलब कि किसानों को प्रोत्साहित करना कि ई नैम मंडी के माध्यम से आप जुड़ो, ई नैम मंडी के माध्यम से आप जुड़ो। ठीक है, क्लियर है? ई नैम मंडी के माध्यम से तो आपको प्रत्येक 10,000 के सामान बेचो तो प्रत्येक 10,000 के ऊपर आपको एक कूपन मिलेगा, उसके आधार पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उसके आधार पर आपको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वो इसलिए है उपहार योजना, कृषक उपहार योजना। ठीक है, अब आओ आप राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात, नाम से ही क्लियर है। फूड आपके एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, उसकी बात कर ले, है ना? और एक्सपोर्ट की बात कर ले तो इसको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए सरकार 2019 में एक नीति लेके आई थी। तो ये कृषि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लिखेगा, 2019 नहीं लिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की नीति 2019 में आई थी, और 2019 में आई थी, और इसका संबंध किससे है ये भी आपको पता होना चाहिए, 2019 के अंदर। यानी जो प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण और निर्यात से संबंधित है, उनको बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखना है आपको। 12 दिसंबर 2019 याद रहे नहीं रहे, 2019 याद रखना है। ठीक है, इसमें यह किया जाता है कि कई तरीके से कि भाई आपका कृषि का व्यवसाय बढ़े, फूड प्रोसेस, कृषि का जो प्रोसेस करने का जो काम है वो सही तरीके से हो, और एक्सपोर्ट करने का काम है वो भी सही तरीके से हो, ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, कैसे किसानों को कैसे मदद करें, अल्टीमेटली इसका उद्देश्य ये कि किसान को खेत पे जाके कैसे उसकी मदद करें और किस तरीके से उसे अवेयर करें ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़े, उसका सामान खराब भी नहीं हो, ये सारी चीज। क्योंकि काटने के बाद भी उसकी चीजें खराब हो जाती है, फसल कटाई के बाद भी खराब हो जाती है। तो क्या करेंगे, ये मेंस के हिसाब से ध्यान रखना है। तो समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना, मतलब ये कि आप 5 या 6 या 10 किसानों का एक ग्रुप बना लो, और जैसे आपने एफपीओ का नाम सुना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आप क्लस्टर्स नाम सुना है ना, उसमें यही होता है कि 10 किसान मिल गए, छोटी छोटी जमीन है, उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो उससे होता ये है कि भाई आप एक साथ किसान मिलकर के खेती करेंगे तो फसल काटने में आसानी होगी। तो समूह आधारित काम कार्य प्रणाली आप अपनाओगे तो जो बाद में हानि है उससे बच जाओगे, कि बारिश आ रही है तो आप समय पर काम कर पाओगे, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, या ना इस तरह की चीजों से बचने में सुविधा होती है। तो सरकार चाहती है कि इसके लिए कई तरीके के सरकार मोटिवेशन देती है। यदि 5 या 10 या 20 किसान मिलकर के, कृषक मिलकर यदि कोई खेती करते हैं तो सरकार की तरफ से कई एडिशनल जो है बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कृषक हैं उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है ना, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है उनका सहयोग किसानों को मिलता रहे, उनकी सहभागिता मिलती रहे, उनको बढ़ाने का प्रयास सरकार इसमें करेगी। यानी एक तो सामूहिक खेती पर बल देना,
एक तो सामूहिक खेती कि भाई मिलकर के काम करो, दूसरा है कि अलग अलग जो किसानों के संबंध में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बने हुए उनका सहयोग लेना, किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सप्लाई चेन है या वैल्यू एडिशन चेन है, सप्लाई चेन ही कह लो, तो उसको दुरुस्त करना है ना। जैसे मान लो कि सप्लाई चेन का क्या मतलब हो गया, सामान है किसान के यहाँ से जो उत्पादित हुआ है उसे मंडी तक सही तरीके से पहुंचे, तो सप्लाई चेन को प्रॉपर करना। इसके अलावा जो उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों के मूल्य संवर्धन निर्यात को प्रोत्साहन देना, मतलब कौन सी फसलें ऐसी है जिनकी ज्यादा डिमांड है अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, तो उन्हें उत्पादित भी करना और उन्हें फिर दूसरे देशों के अंदर भेजने के लिए किसान को सपोर्ट करना कि भाई किस तरीके से उन्हें भेजा जा सकता है, ऐसी फसलें जिनकी मांग है। इसके अलावा जैसे जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जैसे मान लो कि गेहूं से बिस्किट बन गई, टमाटर से मान लो कि केचप बन गया, तो ये जो चीजें बनती है उसके लिए भी फिर स्किल की जरूरत होती है। तो किसानों को वो कौशल प्रदान करो ताकि वो उसका सामान खराब नहीं हो, अदरवाइज वो प्याज सस्ते बिकेंगे तो बेच देगा, वो चटनी बनाना जानता नहीं है उसकी। टमाटर सस्ते बिकेंगे तो वो फेंक देगा, बेचेगा क्या, फेंक देगा रोड पे, वो नहीं जानता कि इससे सॉस कैसे बनाते हैं। तो उस समय कोई चीज यदि खराब होने वाली है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करके, जैसे आम खराब होने वाले है तो फ्रूटी बना दो। तो ये जो चीजें हैं उसके लिए उसके पास स्किल हो, उसके लिए संसाधन हो, उसके लिए आर्थिक सपोर्ट हो, तो ये हर स्तर पर सरकार है वो करती है। काफी लंबी चौड़ा लिखा है लेकिन मैंने इसमें 5-6 पॉइंट लिखे हैं। तो ध्यान रख लेना है कि समूह आधारित जो कार्य प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करना, इसके अलावा संगठनों की भागीदारी बढ़ाना, इसके अलावा सप्लाई चेन वगैरह उसको प्रॉपर करना, एक्सपोर्ट के लिए जो विशिष्ट फसलें हैं जिनकी विदेशों में मांग है उसको प्रॉपर तरीके से बढ़ावा देना, इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो ये 5-6 चीजें ध्यान रख लेना है मेंस के लिए। प्रीलिम्स में कम चांसेस है, मेंस में कभी पूछ लेगा। एक कृषक कल्याण कोष के गठन की भी बात है, ये याद रखना है आपको। ये कृषक कल्याण कोष है, ये 2019 में आया और वो गहलोत सरकार ने करा था 1000 करोड़ की सहायता से, ठीक है ना। तो इसके लिए कृषक कल्याण कोष कितने की सहायता से, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1000 करोड़ की सहायता से ये किया गया था कृषक कल्याण कोष, 1000 की सहायता से। कब आया, 2019 में। इसलिए कि किसान जो है उसके किस तरीके से खेती है उसको लाभप्रद बनाया जाए, एक बात ये। दूसरी बात है कि वो लाभप्रद तभी होगी जब किसान जो उत्पादित कर रहा है उसे सही दाम मिले। होता क्या है कि किसान जब उत्पादित करता है उस समय तो ये होता है कि सस्ते में बिक रहा होता है, बाद में 6 महीने बाद वो चीज महंगे में बिक रही है। तो किस तरीके से किसान को सपोर्ट करें, किस तरीके से उसे सहायता कर दे, इसके लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। 1000 करोड़ रुपए की सहायता से 2019 के अंदर किया गया था। और इसके अंदर किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने के लिए और किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी हो, इसके लिए किस तरीके से सरकार सहायता कर सकती है, इसके लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था 2019 के अंदर 1000 करोड़ की सहायता से। तो एक बार अपन शुरू से सारी योजनाएं वापस देख लेते, नहीं तो आप कहोगे कि सर बताते चल रहे हैं। अब एक बार आप भी बताते चलो सारी योजनाएं जो अपन लोगों ने अभी तक पढ़ी है, फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते। जो भी आपको पूछना होता है ना लास्ट में करा करो कमेंट वगैरह, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, फिर चीजें परेशान करती है। ठीक है, हाँ गिफ्ट मिल जाएगा आपको रीति का। आ जाओ, देखो पहली योजना थी हमारे पास राष्ट्रीय बागवानी मिशन। मेरे हिसाब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपको याद है कि सर 2005 में शुरू हुई थी। मैंने बताया था रेशियो आपको 60-40 है, 24 जिलों के अंदर है और बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ये हम लोगों को पता है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी योजना देखी, सौर ऊर्जा यानी कुसुम योजना की बात करी थी। दिमाग में बिठाओ कि कुसुम योजना शुरू कब हुई थी, 2019-20 के अंदर शुरू हुई थी। क्या करना था, ऐसे किसान जो पंप डीजल पंप पर निर्भर है उन्हें सोलर पंप जो है वो उपलब्ध कराना, क्योंकि किसान की क्षमता कम होती है। इसलिए जो वित्तीय सहायता सरकारों से प्राप्त होगी, केंद्र सरकार से उसे 30%, राज्य सरकार से उसे 30%, 30% उसे बैंकों से ऋण और 10% उसे सहायता मिलेगी। कहां से सहायता, कहां मिलेगी, उसे खुद करना पड़ेगा, कुछ तो खुद ही करेगा ना, सारा ही तो सहायता थोड़ी लेगा। फिर हमारे पास कृषि विपणन में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इसके अंदर मैंने आपको यह कहा था कि विपणन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि सामान को लोड करते समय, सामान को उतारते समय, मंडी में काम करते समय, चाहे वो किसान हो, चाहे खेती से जुड़ा कोई मजदूर हो, चाहे वहां पर जो सामान उतारने वाले ढोने वाले हमाल वगैरह हो, तो उनमें से कोई भी यदि काम करते समय उसका शरीर का कोई भी अंग यदि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसे सहायता प्राप्त होती है।
ये बात आपको कृषि विपणन में। फिर किसान कलेवा योजना, तो मैंने इसमें कहा था कि भाई किसान रात भर जो है वो चल करके आता है, सुबह मंडी में सामान उतारता है, उस समय उसे क्वालिटी वाला खाना उपलब्ध हो जाए और सस्ते में उपलब्ध हो जाए। और क्या चाहिए किसान, तो उसे वहां पर नाश्ता मिल जाता है। तो वो जो नाश्ता सुबह सुबह मिलता है वो सरकार की तरफ से सहायता है किसानों को मंडी में सामान बेचने जाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक के कल्याण योजना की। उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रसूति सहायता की बात है, विवाह के लिए सहायता की बात है, एक हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि छात्रवृत्ति की बात है, और एक गंभीर बीमारी की बात है। तो चार बातें दिमाग में रखनी है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी में। एक प्रसूति सहायता की बात है, एक विवाह के लिए सहायता है, एक छात्रवृत्ति है, और एक गंभीर बीमारी की बात है। जहां प्रसूति सहायता की बात है तो मैंने यहां पर बताया था कि यदि 2 बच्चों के जन्म तक 45 दिन के बराबर आपको सहायता मिलेगी, मजदूरी जो है, जो आपकी मजदूरी है उसके बराबर आपको सरकार सहायता देगी। पितृत्व अवकाश के रूप में आपको 15 दिन की सहायता मिलेगी। विवाह के लिए जो आपको सहायता मिलेगी वो ये है कि आप खुद के विवाह या आपकी 2 बेटियां हैं, यदि आप मंडी श्रमिक और आपकी 2 बेटियों की शादी है, एक अलग अलग कर लो, 7 करो, तो उनके 50-50 हजार रुपए उनकी सहायता आपको मिलेगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति के अंदर यह कहा गया कि यदि कोई मंडी श्रमिक है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, होनहार हैं, 60% से ज्यादा नंबर लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। गंभीर बीमारी की बात जहां तक है, यदि कोई गंभीर बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी है जिसके कारण से उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में उसे 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। तो ये सब चीजें हैं। जब छात्रवृत्ति हमने देख ली, चिकित्सा सहायता हम लोगों ने बात कर ली। फिर कृषक उपहार योजना ही हम लोगों ने देख लिया था कि 2013 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है कि किसान जो है वो ई नाम मंडियां हैं उनके माध्यम से अपना सामान बेचे। इसके लिए प्रत्येक 10,000 का जो सामान है उसके ऊपर आपको एक कूपन मिलेगा, और उस कूपन के माध्यम से लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के माध्यम से आपको पुरस्कार मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से कृषक उपहार योजना है। उसके बाद हम लोगों ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति की बात करी थी। उसके अंदर यही एक चीज है कि भाई एक तो आप एक ग्रुप बना करके खेती करो तो उसको आपको फायदा होगा। दूसरा है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आपको किसी तरीके के स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है तो वो आपके पास हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपकी सप्लाई चेन वगैरह है उसको दुरुस्त करने की इसके अंतर्गत बात है। या जैसे इन शब्द एक्सपोर्ट, तो निर्यात के लिए कौन सी फसलों की डिमांड है वो विदेश वगैरह के अंदर है, तो उसके लिए भी सहायता सरकार देगी। फिर एक कृषक कल्याण कोष का गठन, ये 2019 के अंदर हुआ था। किस तरीके से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से किसानों की उपज जो है वो का सही दाम मिले, इन सब को ध्यान में रख करके 2019 में गहलोत सरकार ने 1,000 करोड़ के माध्यम से, ये उस टाइम बहुत चर्चा का विषय रहा था, कृषि बजट के तहत ये सब चीजें थी, 1,000 करोड़ की राशि से ये व्यवस्था करी। फिर अलग अलग रास्तों से और भी इसमें राशि जुटाई गई, 1,000 करोड़ कहीं से, 1,000 करोड़ से कहीं से, ताकि किसानों को लाभ दिया जा सके। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये लक्ष्य बैच है, याद रखना है, ये फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, PMFME, केंद्र सरकार की योजना है ये। ठीक है ना, नाम से ही देखो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रही है, कई बार इतना आसान भी क्वेश्चन हो जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है वो इसके लिए काम कर रहा है। इसमें हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, 60 और 40 का अनुपात है, वही रहता है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कि इसके लिए राजस्थान के अंदर नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है। तो राजस्थान के अंदर इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को। ये बात याद रखना कि राजस्थान के अंदर किसको नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना किस मंत्रालय के द्वारा, ये सब लिखा हुआ जो इकोनॉमिक सर्वे में है तभी लिखा है मैंने। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नोडल एजेंसी हमारे यहाँ कौन सी है, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। केंद्र और राज्य का कंट्रीब्यूशन 60-40, और ये 5 साल के लिए थी, 2020-21 से 2024-25 तक ये योजना थी। ठीक है। और उद्देश्य क्या होगा, इसमें क्या है कि मेन उद्देश्य रखा गया है कि हमारे यहाँ असंगठित जो क्षेत्र है,
एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। तो संगठित क्षेत्र होता है, उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, सरकार से भी सहायता मिल जाती है, वो सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है, उतनी यूनियंस वगैरह बन जाती है, फलाने ढींगड़ा, उन्हें कई तरीके की और भी जो कंपनी होती है, संस्था होती है, उससे लाभ मिलते हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में, मतलब जो कि प्रतिदिन की मजदूरी के आधार पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके सामने बहुत समय चैलेंजेस होते हैं, या जो अपने स्तर पर ही लोकल लेवल पे ही फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उनके समक्ष बहुत सारे चैलेंजेस है। तो उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, जो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, और इसमें 60-40 का रेशियो है। नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। ठीक है, हाईएस्ट प्री में 10 मार्क्स है, कोई बात नहीं, अगली बार लास्ट प्री में 10 मार्क्स रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से आएंगे। चले आगे। अब देखो, भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष चुनौतियां। देखो, असंगठित क्षेत्र के लिए योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। ठीक है, इस क्षेत्र के लिए चैलेंजेस क्या है, तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए। कभी एग्जामिनर का दिमाग में बैठ जाए और उसके सामने लग जाए इकोनॉमिक सर्वे, तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप इसको अपने स्तर पर भी लिख सकते हो, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, धीरे धीरे आपको इस तरह की क्षमता मेंस आते आते डेवलप करनी पड़ेगी कि इसके लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़े, आप खुद भी कर सकते हो। कि जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उसके समक्ष क्या चुनौतियां हो सकती है। कोई भी उद्योग हो, उसके समक्ष हमारे भारत में एक चुनौती है। मैं यहाँ बिना देखे आपको बातें बता रहा हूँ कुछ। हमारे एक समक्ष यहाँ चुनौती हमेशा रहती है स्किल डेवलपमेंट की, यानी हमारे यहाँ हमेशा कौशल विकास की चुनौती हमेशा रहती है। कोई भी उद्योग हो, एक तो स्किल डेवलपमेंट की रहती है, दूसरी है कि वित्तीय समस्या। यदि असंगठित क्षेत्र है तो और रहेगी, यानी उनके पास में पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं, ये एक समस्या हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उनके पास तकनीक जो है, असंगठित क्षेत्र है तो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है, तकनीक का जो समर्थन है, वो उनको नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है तो वो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, तो उससे अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां वगैरह जो काम कर रही है, इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियां काम कर रही है, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, तो वो उनके समक्ष चुनौतियां हो जाएगी। दूसरी बात है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल को भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो भंडारण की सुविधा उनके पास ज्यादा नहीं होती है। दूसरी बात है कि इसके लिए जो वित्त की जरूरत होती है, इनके पास क्योंकि कोई पर्याप्त हम कह सकते हैं ना डाटा नहीं होते हैं बैंकों को देने के लिए, तो उस संबंध गिरवी रखने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंकों से इन्हें लोन वगैरह भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इनका जो सामान होता है वो प्रॉपर तरीके से बिकेगा भी नहीं, क्योंकि इनके पास जो कंपनियां आज की जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को ला करके, महेंद्र सिंह धोनी को ला करके ब्रांडिंग करेगी जिस तरीके से, उस तरीके से ब्रांडिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि क्वालिटी में इनका सामान मल्टीनेशनल कंपनीज की तुलना में ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वो बिकने में दिक्कत आ जाएगी। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छी वो करते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो आप लोग कहते हैं ना वो जूझलों की तरह जाकर के गिरते हो, और हम लोग कितनी क्वालिटी देते हैं, गुलाब फाड़ फाड़ के मर जाते हैं, लेकिन हमें वो असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरह हमारी भी स्थिति वही है, मेरी और पूनिया सर की, कि हम लोग वो बोल बोल के बता नहीं सकते आपको कि भाई हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में शायद ही कोई इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा हो, तो इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, इतनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और तो आप 1.5 लाख रुपए भी दे दोगे, लेकिन हम लोगों की फीस आपको 15,000 भी बहुत भारी लग जाएगी। तो ये चुनौतियां जो हम लोगों के साथ है कि भाई हम लोग बहुत अच्छे से ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो भी क्या बड़ी बड़ी सी एक एमएनसी हो, सुरेश सर को प्रोजेक्ट कर दे, 4 दिन के अंदर ही आपको सुरेश सर भगवान लगने लग जाए, कंपनियां कर सकती है, महेंद्र सिंह धोनी के बराबर ले जाके हम लोगों को खड़ा कर दे, बड़ी कंपनी आ जाए तो अगले दिन से फिर हम लोग आपको हाथ ही नहीं लगाने दे। तो ये सब चुनौतियां होती कि नहीं होती, तो ये सभी इसमें होगी। देखो, पूंजी की कमी है, बैंक क्रेडिट की सीमित उपलब्धता है, ब्रांडिंग और विपणन की समस्याएं हैं, है नी, और क्या है इसके अंदर, जागरूकता का अभाव है, गुणवत्ता वगैरह को लेकर के भी चिंताएं हैं, सीमित कौशल है, मशीनरी और तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप खुद भी इन सब पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। हर किसी में, दूसरा आप कोई इंडस्ट्री लोगे तो उसमें भी चुनौतियां हो जाएगी, कौशल की सब जगह होगी, तकनीक की सब जगह होगी, वित्त की समस्या सब जगह होगी, अच्छे जो एम्प्लॉई है उनकी समस्या चुनौती सब जगह होगी, ये सब जगह रहती है चुनौतियां, कॉमन है। अटल भूजल योजना, इससे इंपॉर्टेंट योजना कोई नहीं है, ये योजना आरएस प्रीलिम्स में भी पूछ ली गई है, और ये पिछली बार
2021 के मेंस में भी पूछ ली गई है। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है मेरे हिसाब से। आरएस प्री 2021 में ही थी, मेंस और प्री दोनों में ये क्वेश्चन आ गया। आई थिंक 2021 में प्री में भी था, प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ गया। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जो है, और मेरे हिसाब से इस बार 2023 के प्रीलिम्स में भी था अटल भूजल योजना का। तो ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अटल भूजल योजना जो है ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 2021 के प्रीलिम्स में आई थिंक ये पूछा था कि किसके सहयोग से ये चलाई जा रही है। तो याद रखना है कि अटल भूजल योजना, नाम से ही क्लियर है, भूजल मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ावा देने के लिए योजना है। किसकी सहायता से चलाई जा रही है? 2023 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है ये, किसकी सहायता से चलाई जा रही है? भारत सरकार और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ग्राउंड वाटर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक मिलकर के ये योजना चलाई जा रही है। इसमें देखो आप, भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन 50% और वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन 50%। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 2023 के प्री में भी था, 2021 के मेंस में भी था। पवन जी ध्यान रखना है। तो भारत सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% सहायता से, 50-50% है, ध्यान रख लेना, 50-50%। तो इसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, जो भी है भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी है। 50-50%। शुरू कब हुई ये याद रख लेना, 1 अप्रैल 2020 है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए ये योजना है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता एग्जामिनर, आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें मेंशन्ड है वही पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना है। पहले तो बताओ, अटल भूजल योजना का संबंध ग्राउंड वाटर को बढ़ाने से, भूमिगत जल है उसको बढ़ाने के लिए किस किस की है? भारत सरकार प्लस विश्व बैंक। राजस्थान का लेना देना नहीं है। कंट्रीब्यूशन दोनों का अलग अलग है, देखो 50-50% है। कितना है ये पूछ लेगा अगली बार। तो भारत सरकार और विश्व बैंक का कंट्रीब्यूशन 50-50% है। और ये कब से कब के लिए? 2020-21 से 24-25 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट योजना, याद रख लेना। अब देखो पशुपालन की कुछ बातें याद रखने। पशुपालन की 2-3 योजनाएं, कुछ डाटा है पशुपालन के। ये वही डाटा है जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में थे हमारे पशुपालन के, वही डाटा जो लास्ट में थे, वो चेंज हुए नहीं है। ये 2019 में जो पशु जनगणना हुई थी उसी के डाटा है, पूछ लेते हैं, ध्यान रख लेना है। तो राज्य में एक तो कुल कितने पशु हैं? तो 5,68,00,000 पशु है। हम कह सकते हैं कि 5.68 करोड़ या 568 लाख, इतने पशु है ना? वो ज्यादा है ना पशु राजस्थान के अंदर। तो 568 लाख हो जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा क्या है? तो मुर्गी, बत्तख, ये जो होता है ना कुकुट, ये 146 लाख है। तो 568 लाख टोटल पशु है। इनमें से कुछ तो मुर्गियां ही हो गई। 146 लाख जो है वो कुकुट है, मुर्गी, बत्तख, ये इसके कुकुट के अंदर आ जाते हैं। और राजस्थान जो है, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। बोलो है या नहीं? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। पशु कितने? 10.6% है। ये डाटा हम लोगों को याद करना पड़ेगा। राजस्थान में टोटल पशु कितना सर? 568 लाख, याद करना है। और उसमें से कुकुट कितने? एक बार, कई बार ये आरएस में तो नहीं पूछा गया है, दूसरी एग्जाम में मेरे को ये क्वेश्चन दिखा है कि राजस्थान में कितने कुकुट है। क्या लेना देना है, लेकिन पूछ लेते हैं। तो याद रखना, ये भी आपको लगे कि नहीं सर नहीं पूछेंगे, पूछ लेते हैं भाई। तो 568 में से 146 तो कुकुट हो गए। राजस्थान में पशु जो है भारत के कुल कितना प्रतिशत है? तो 10.6 है, 10.6% है। क्लियर है? अब देखो, अब आओ इधर। यहां देश का 7.2% गोवंश है, 7.24% गोवंश है, 7.2%, लगभग 7.25% गाय है। पहले याद करो आपकी टोटल पशु कितने? सर 568 लाख है। उसमें से 146 कुकुट है,
टोटल पशु कितने हैं भारत के? राजस्थान के अंदर 10.6 है। लिखो आप एक बार कमेंट के अंदर। ठीक है, अब इधर आओ आप। 7.25% गाय है राजस्थान में। कितने प्रतिशत? भारत की कुल कितनी? 7.25%। भैंसें कितनी है? 12.5% भैंसें हैं। 7.25 गायें, 12.5 भैंसें, 14 बकरियां, 10.5 भेड़ और 85% लगभग ऊंट है राजस्थान में। 568 लाख पशु, दिमाग में बिठाओ, 568 लाख पशु, 146 कुकुट, 10.6% हमारे पास क्या है? कुल पशु है राजस्थान में देश के। इसके अलावा 7.25% गायें, 12.5% भैंसें, 14% बकरियां, लगभग 10.5% भेड़ें और लगभग 85% ऊंट है राजस्थान के अंदर। ऐसे याद रखो आप। 7.25 गायें, 12.5% आपके पास में भैंसें, 14% आपके पास बकरियां, 10.5% आपके पास भेड़ें, 85% आपके पास ऊंट। बोलो, मैं एक बार लिखूंगा, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो? 7.25, 12.5, 14, 10.64 है, लेकिन आपको 10.5 याद रखना है इसे। और 85, 84.43 है, लेकिन 85 याद रख लेना है, याद रह जाएगा। अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, टोटल पशुधन कितना है? कुल पशु कितने राजस्थान के अंदर? कुल पशु बताओ कितने, याद कर लेना यही तो। 568 लाख है। सर कुकुट कितने हैं? कुकुट आराम से याद हो जाएंगे आपको। कुकुट है सर 146 लाख। ठीक है, राजस्थान में देश के कितने प्रतिशत पशु है? राजस्थान में देश के कितने? 10.6% पशु है सर। भैंसें की, गायें कितनी है सर? 7.25 है। गाय कितनी है? एग्जैक्ट भी याद रह जाएगा बाद में आपको, लेकिन अभी 7.25 याद रखो। 7.24% है, लेकिन आप 7.25 याद रखो। जो भैंस है वो कितनी है? एग्जैक्ट भी याद रह जाएगा आपको, लेकिन अभी आपको भैंसें जो है 12.5 याद रखनी है। बाद में 12.47% भी आपको याद आ जाएगा। अभी इतना याद रख लेना आपको। बकरियां कितनी है सर? बकरियां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बकरियां सर 14% है। भेड़ें सर, भेड़ें अभी 10.5% रखना है, आगे जाकर के आपको 10.64% भी याद रह जाएगा। उसके बाद ऊंट आपको लगभग 85% रखना है। ये 84.4% के आसपास है, लेकिन 84 पॉइंट कितना है? 43 है तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है, बाद में रह जाएगा ये सब, लेकिन अभी आपको 85% के आसपास याद रखना है। तो कुल पशु कितना हुआ आपके पास? 568 लाख। कुकुट कितने हुए? 146 लाख। उसमें देश में हिस्सा हमारा 10.6, 10.6। गाय कितनी? लगभग 7.25%। भैंसें कितनी? लगभग 12.5%। बकरियां कितनी? लगभग 14%। भेड़ें कितनी? लगभग 10.5%। और ऊंट कितने देश के? लगभग 85%। तो 85% तो हमारे यहां ऊंट है। तो सबसे ज्यादा ऊंट कहां है? राजस्थान के अंदर रह जाएगा ना। तो टोटल 568 लाख हमारे पास पशु हैं। कुकुट 146 लाख है। उसमें से देश का हिस्सा देखा जाए तो 10.6 है। गायें देखें तो 7.25 है। भैंस देखोगे तो 12.5 है। बकरियां देखोगे तो 14 है। भेड़ें देखोगे तो 10.64% है। ऊंट देखोगे तो 84.43% है। याद रखना है इस तरीके से। ये इतने पशु है हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, आ जाओ इसके बाद। दक्ष बेच के बारे में बता ही दिया मैंने, अभी शुरू हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा यहाँ प्रयास है कि पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। इसको मैं और मेंस के टाइम में आपको और अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें अपन लोगों को करनी है इसमें। लेकिन अभी इसके अंदर एक तो देखो, जैसे पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, जैसे आप होते हैं तो सरकारी अस्पताल वगैरह बने हुए हैं, तो जिस तरीके से इंसानों को निःशुल्क इलाज मिलता है, इसी तरीके से पशुओं को भी निःशुल्क इलाज मिले, इसलिए पशु धन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत करी गई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मेरे को यहां दिखा है, पशु मित्र योजना। सरकार ने एक पशु मित्र योजना शुरू करी। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे पशुओं के साथ दिक्कत क्या है, इंसान तो क्या होता है कि बीमार होता है तो बस में बैठ करके अस्पताल पहुंच जाता है, गाड़ी करके अस्पताल पहुंच जाता है। सबसे बड़ी चुनौती अपने तब होती है जब गाय और भैंस बीमार हो जाए।
और हमें ये कोई कहे कि 50 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है या 20 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहां लेके जाओ उस गाय या भैंस को, तो बहुत चुनौती हो जाती है उस समय। तो क्या करें कि कुछ पशु मित्र तैयार किए जाएं, जो छोटे मोटे जो इलाज है वो आपके उसी जगह पर कर दे। टीकाकरण से संबंधित है, गर्भाधान से संबंधित है, या कई बार आजकल जैसे पशुओं के कान पे वो टैगिंग वगैरह करते हैं, वो लगाते हैं, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो आपके घर पे आकर गई, पशुओं का काम आ जाए ना इंसान चल के तो आसान हो जाता है, लेके जाना पड़े ना तो बहुत समस्या हो जाती है, हाथ पैर और तोड़ वो टांगे वांगे और तोड़ लेगा। तो इस कारण से पशुओं के लिए कि आपके घर पे ही डोर स्टॉप, मतलब जहां पर आपका पशु बंधा है उसी जगह पर आपको सुविधाएं मिल जाए। किस तरह की सुविधाएं? जैसे टैगिंग हो गई, टीकाकरण हो गया, टीके लगवाने हो, बीमा कराना है, पशुओं की नस्ल सुधार है, कृत्रिम गर्भाधान है, गर्भ परीक्षण है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो डोर स्टेप पर हो, इसके लिए पशु मित्र योजना, जैसे आशा वगैरह है ना अपने लोगों को सहायता करने के लिए, इसी तरीके से पशुओं की सहायता के लिए पशु मित्र योजना। सरकार ने इसके अंदर नियुक्ति वगैरह की भी बात करी कि हम लोग इतने जो है पशु मित्र है वो नियुक्त करेंगे, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया है। तो एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है तो इनमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, समझ के बात? ओनली RS स्टडी, इतना यहाँ पर क्यों परेशान हो रहे? कल नंबर दिए, मैं कल कॉल कर लेना उन 2 नंबर में से कहीं, डिटेल में बता देंगे। अभी तो फोकस कर लो पढ़ने पर, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या मिलेगा, सभी को क्यों ध्यान भ्रमित कर रहे? हाँ, संविदा पर लगाए गए हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। फिर एक कामधेनु बीमा योजना है, मेरे हिसाब से ये सबको पक्का याद होगी, इंपॉर्टेंट योजना याद रख लेना। कितने लोगों को याद है कि राजस्थान के अंदर एक बीमारी है, ये लंपी। ये प्रकृति जो है ना इसमें गजब की संतुलन की वो है, क्षमता है। कभी आप पढ़ोगे तो सर आपको पढ़ाएंगे, जनसंख्या जो है उसमें टॉपिक में एक माल्थस नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम खुद कंट्रोल कर लो जनसंख्या, नहीं तो फिर प्रकृति खुद कंट्रोल कर देगी। तो ये कोरोना उसी का परिणाम था, अब तो दवाइयां वगैरह आ गई इसलिए बच गए। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आप हर जो प्रजाति है उसमें आप एक बीमारी देखोगे। इतने दिन ऐसे लगता था कि पहले आप ध्यान दोगे तो ऐसा लगता था कि अब इन गायों का करेंगे क्या। इतनी तादाद के अंदर आपको गायें मिलती थी, इतनी तादाद के अंदर कि आखिर इनका होगा क्या, और हर कोई चर्चा करता था इतनी गायों का क्या होगा। आप क्या चिंता करते थे? लंपी आई, मेरे को लगता है कि 70% गायें खत्म कर गई, 70% तक गायें खत्म कर गई ये लंपी, जिनका कोई देखने वाला, जो सुन्नी गायें जिनको अपन बोलते हैं, देखने वाले नहीं है। मेरा आंकलन गलत हो सकता है, लेकिन खूब तादाद में आज आपको अच्छी नस्ल की गाय भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो ये लंपी जब आई थी तो बहुत सारे जो दूध देने वाले दुधारू गोवंश थे, गायों के लिए आई थी, तो उसी समय सरकार ने ये सोचा कि क्यों नहीं जो गोवंश पालक हैं उनको कुछ सहायता दी जाए। तो गोवंश हो गया या भैंस हो गया, राजस्थान में भैंसे भी खूब है क्योंकि गायों की संख्या तो देश की 7.25% ही है राजस्थान में, भैंसों का प्रतिशत देखा जाए तो राजस्थान में 12.5% है। तो क्यों इनको सहायता देने के लिए जो एक है योजना शुरू की गई, बीमा योजना, तो वो 40,000 रुपए तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क किया जा रहा है, मतलब पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा। तो ये 40,000 रुपए ये था, दो जैसे प्रत्येक परिवार है वो अपने अधिकतम 2 जो पशु है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, उसका बीमा करा सकता है। उसके बदले यदि उसको पशु को कुछ होता है तो आपको 40,000 रुपए सहायता मिले। आजकल 40,000 रुपए में भैंसे तो नहीं मिल रही है, डंके तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार 40,000 रुपए तो आपको दे रही है ना, गायें मिल जाती है आपको 40,000 में ठीक ठाक। तो ये गायें आपके प्रत्येक परिवार में 2 पशु, चाहे वो गाय 2 गायें हो, चाहे 2 भैंसे हो, चाहे गाय हो चाहे एक भैंस हो, उसका बीमा करवा सकते हो निःशुल्क, और 40,000 रुपए तक का आपको बीमा हो जाएगा, फिर आपको उसका पैसा मिल जाएगा। हाँ, लंपी में ये सोचने लग गए क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है, कामधेनु बीमा योजना 40,000 रुपए तक आपको निःशुल्क बीमा मिलेगा गाय या भैंस का। ठीक है, उसके बाद देखो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखा है कि राजस्थान के अंदर जो मवेशी हैं उनकी नस्ल सुधार और इनके लिए विकास के लिए कौन सा विभाग है। वहां पर गोपालन विभाग है और 3-4 नाम अलग अलग टाइप के होते हैं, पशुपालन विभाग है, ऐसे करके। तो ये याद रखना, ये कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, उस टाइम पे लगता है यार विभाग का नाम क्या होगा यार। तो ये गोपालन विभाग है जिसमें देशी पशुओं की नस्लों में सुधार करना,
उनकी सुरक्षा करना, उनको बढ़ावा देना, उसके लिए विभाग है गोपालन विभाग। ये बहुत जनरल दिखता है आपको जब हम पढ़ा रहे होते सर गोपालन में क्या है, लेकिन 4 नाम एक जैसे दे देते हैं ना तो फिर दिक्कत करता है। तो विभाग का मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है किसी में, गोपालन विभाग है, ध्यान रख लेना। तो मैंने ये नाम इसलिए दे दिया, काफी लंबा चौड़ा लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में गोपालन विभाग, ना आपको याद रखना है कि विभाग का नाम गोपालन है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, काफी टाइम से योजना चल रही है। ये इस योजना का 8वां चरण शुरू हुआ है अभी इसी साल से, 2024 से। नई सरकार आई है, उसने 1 फरवरी 2024 से इस योजना को शुरू करा है। इसमें यह होता है कि जो पशुपालक है और पशुपालकों में जो दुग्ध उत्पादक है, भाई गाय रखोगे, भैंस रखोगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपको कई बार विकलांगता हो जाती है। पशुओं से माथाफोड़ी करना आसान नहीं है, भैंस तोड़ देगी टांग, गाय तोड़ देगी, या किसी और वजह से दूध बेचने जा रहे हो, उस समय आपको कुछ दुर्घटना हो गई, उसके कारण से आपको इस तरह की कोई हुई है, तो उसके लिए सरकार आपको बीमा होता है उसके माध्यम से सुरक्षा कवच देती है। सरकार ये कहती है कि जो दुग्ध उत्पादक है, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, तो उनको 5 लाख रुपए तक जो है वो सहायता मिलेगी। या शरीर का कोई अंग विकलांग हो गया, जैसे आपके दोनों पैर नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, स्थायी रूप से अब वो वापस ठीक नहीं हो सकते, तो उस कंडीशन में 2.5 लाख रुपए सरकार, मतलब आपकी मृत्यु नहीं हुई है लेकिन आप विकलांग हो गए हो, हैंडीकैप हो गए हो, तो उस कंडीशन में आपको 2.5 लाख रुपए। तो जो दुग्ध उत्पादक है, ध्यान रखना, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना पूछ लेगा, तो इसका 8वां चरण सरकार ने शुरू करा है हाल ही में, और इसमें यही है कि जो दुग्ध उत्पादक है उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए और विकलांगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की सरकार इसमें सहायता देती है, ठीक है। एक बार अपन बाद में लास्ट में और रिवाइज कर लेंगे इनको। एक ये योजना भी है, मुख्यमंत्री दुग्ध पालक उत्पादक संबल योजना। इसमें सरकार ने समय के साथ में पहले शायद 1 रुपया देते थे, फिर 2 रुपया देते थे, इस तरीके से अनुदान बढ़ाया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंदर है कि जो दुग्ध उत्पादक है वो दूध बेचने जाते हैं, तो उन्हें कई बार है कि सही दाम नहीं मिलता, जिसके कारण से उन्हें कई प्रकार की आर्थिक क्षति या आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ये कह रही है आप जितना दूध बेचोगे उसमें हम लोग आपको सहायता देंगे, प्रति लीटर के हिसाब से आपको हम अनुदान दे देंगे इसके अंतर्गत। तो पहले ये बहुत कम था, शायद 1 रुपया था, धीरे बढ़ाकर इसे 2 रुपया किया गया। अब 2 रुपए से 5 रुपए तक, 2 रुपए लीटर से लेके 5 रुपए लीटर तक आपको अनुदान दिया जाता है दुग्ध उत्पादकों को। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल मतलब मजबूती देना उनको, मतलब उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करना। किनको? दुग्ध उत्पादकों को। कैसे? कि आप जो दूध बेच रहे हो उस पर प्रति लीटर जो है सरकार आपको सहायता देगी, जैसे आपको 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक अनुदान देगी। समझ गए? 2 रुपए से 5 रुपए लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है, याद रह जाएगा। 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक आपको अनुदान देती है सरकार, याद रह जाएगा ना। तो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना बहुत मुश्किल नहीं है, और ये हमेशा से चलती आ रही है, हर इकोनॉमिक सर्वे में रहती है। फिर ये मत्स्य विभाग भी दिया हुआ है आपके, तो उसमें भी एक काम की चीज मेरे को दिखी थी तो मैंने उसमें ले लिया कि जो आदिवासी क्षेत्र में ही आपको ज्यादातर मत्स्य पालन दिखेगा, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर। तो इसके अंदर जो जलाशय हैं वहां पर एक आजीविका मॉडल या जो शून्य राजस्व मॉडल है, इस तरह की एक योजना शुरू करी है सरकार ने। जो आदिवासी क्षेत्र में मत्स्य पालक या मछली पालन करने वाले लोग हैं उनको संबल देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सहायता करने के लिए उस आजीविका मॉडल या शून्य राजस्व मॉडल। इसमें 3 जलाशय कौन कौन से ये याद रखना। जयसमंद है जो पहले उदयपुर में आता था और अब जिला बन गया सलूम्बर, तो सलूम्बर के अंदर है जयसमंद। फिर यदि आप देखोगे तो माही बजाज सागर, ये बांसवाड़ा के अंदर ही है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जो योजनाएं वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें नदियां वगैरह। और एक है कडाना बैक वाटर, ये डूंगरपुर के अंदर। तो ये 3 जलाशयों के अंदर ये योजना जो है, ये आजीविका मॉडल या शून्य राजस्व मॉडल, इसको शुरू किया गया है। तो एक तो याद रखना है जयसमंद झील, एक माही बजाज सागर और एक कडाना बांध, याद रखना है आपको। JMK ऐसे याद रखो, मतलब जम के कमाओ। आप आदिवासियों को कहा कि आप मछली पालो और जम के कमाओ, जैसे जयसमंद, में से माही और के से कडाना, जम के कमाओ जितना कमाना है आपको। तो ये आजीविका जो मॉडल है मछुआरों के लिए, आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों के लिए, उनके लिए JMK 3 जो आपके पास जलाशय है, जयसमंद हो गया
जो कि उदयपुर या शलूम्बर के अंदर है, एम जो आपके पास माही है, और के जो आपके कडाना है। तो ये याद रखना है, जेम के जम के कमाओ, जे संबंध हो जाएगा, माही हो जाएगा और कडाना हो जाएगा, याद रखना है। अक्षय भाई इसके बारे में आपको बता ही दिया। वानिकी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ये वानिकी लास्ट टॉपिक है। थके तो नहीं हो ना आप लोग? ज्यादा कुछ नहीं है, वानिकी बचा। थके तो नहीं हो ना आप लोग? काम काम की बातें सारी बताता चल रहा हूं मैं आपको। हाँ, जे संबंध, माही और कडाना, ये तीन रखना। अब देखो यहां से पिछली बार आरएस प्री में भी 2023 में भी क्वेश्चन आया है एक वन क्षेत्र से, आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिल जाएगा वो क्वेश्चन, बहुत आसान था, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चंस आते हैं। वानिकी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन 2023 के आरएस प्री में क्वेश्चन था। हाँ, उन्होंने वो एरिया दे दिया था तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सीधा भी पूछ सकता है। तो राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो आपको याद रख लेना है, वो कुल भौगोलिक क्षेत्र जितना है देश भारत का, सॉरी देश राजस्थान का, उसका 9.6% क्षेत्र में ही हम आप कहेंगे कि वन क्षेत्र है। घोषित वन क्षेत्र जो है, घोषित वन क्षेत्र जो है वो 9.6% है, याद रखना। घोषित वन क्षेत्र जो है वो 9.6% है राजस्थान के अंदर, ये याद रखना है आपको डाटा, 9.6%। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो आच्छादित क्षेत्र है, जो कि इसे घोषित क्षेत्र से बाहर है, वन क्षेत्र से बाहर है, घोषित वन क्षेत्र से बाहर आच्छादित क्षेत्र जो है वो 4.87% है। दो याद रखना है, एक तो घोषित वन क्षेत्र जो है वो 9.6 है, एक इसके अतिरिक्त जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है ये 4.87। मैं और आपको वन रिपोर्ट वगैरह ये बाद में एग्जाम से पहले पढ़ाऊंगा, अभी आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वन क्षेत्र कितना 9.6, और इस क्षेत्र के अलावा जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है उसके अलावा वो 4.87। तो 9.6 एंड 4.87 याद रखना है, वन क्षेत्र और वनों से आच्छादित क्षेत्र 9.6 एंड 4.87। ये भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप पिछली रिपोर्ट देखोगे, उससे यदि आप 2021 की रिपोर्ट को कंपेयर करोगे तो राजस्थान के अंदर वनाच्छादित क्षेत्रों में कमी, थोड़ी कमी हुई है, लेकिन हुई है। लगभग यदि आप देखोगे तो 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है में वन कम हुए हैं। इसका मतलब है कि वनों की संख्या कम हो रही है, वो ज्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन हुई है, 25 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो वन क्षेत्र कितना 9.6, इस क्षेत्र के अलावा जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है वो कितना 4.87, वनों में कमी कितनी 25 वर्ग किलोमीटर। ये तीन याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये अपन लोग बहुत डिटेल में ये पूरा सेशन जाने वाला है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है राजस्थान में? 3 है नेशनल पार्क। पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से हैं, क्या विशेषताएं हैं, पहले भी प्रीलिम्स के टाइम पढ़ाया है। फिर 27 आपके पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभ्यारण्य है, पता आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। 5 आपके टाइगर रिजर्व है, इनमें से एक मैंने पढ़ाया था आपको, लेटेस्ट बना था करौली धौलपुर वाला, और वो एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। उसके अलावा 36 संरक्षित क्षेत्र है, ये भी अपन 36 के 36 याद करेंगे। और इसके अलावा 4 बायोलॉजिकल पार्क है, बाकी का नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि ज्यादा है उनकी संख्या, हम उसको पढ़ेंगे। 4 बायोलॉजिकल पार्क का नाम यहां दिया है, वो कर लो आप, जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर, ठीक है ना, ये आपको याद करना है। JJKU से कुछ से याद कर लो, बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे आपको बायोलॉजिकल पार्क। जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में, 4 जगह बायोलॉजिकल पार्क है, याद करो इसको। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया और कोटा हो गया। यहां से क्या क्या बातें याद करनी है? एक तो वन क्षेत्र कितना है, एक तो वन क्षेत्र कितना है 9.6% जो है, उसके अलावा जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो 4.87, कमी कितनी हुई तो 25 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपके पास में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, ये याद करने की जरूरत नहीं, आप ये याद करो। 4 बायोलॉजिकल पार्क है, बड़े बड़े शहरों के अंदर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है। इन शहरों के अंदर जो है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इनके अंदर क्या है बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर,
याद करना है बायोलॉजिकल पार्क। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यहां 4 बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। उसके बाद एक नगर वन, ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ये चाहती है कि नगरों को जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए, नाम से ही क्लियर है, नगरों को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए, पर्यावरण हितैषी बनाए। शहर या जो बड़े नगर हैं उनको हम लोग हरा भरा कर दें, ये सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। उनका दिमाग में यह है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम लोग 200 नगर वन स्थापित करेंगे, मतलब 200 नगर या शहरों को हम लोग हरा भरा बना देंगे, पर्यावरण हितैषी बना देंगे, जहां पर भी जगह मिलेगी वहां हम लोग वन लगा देंगे। यह भारत सरकार की योजना है। उसमें राजस्थान के 14 नगर वन बनने वाले हैं, यानी जो 200 पूरे भारत के अंदर नगर वन बनेंगे उनमें से 14 राजस्थान में नगर वन बनेंगे। याद रखना, ये 200 नगर वन जो है उनमें से 14 राजस्थान में बनेंगे। तो क्या करना है, पर्यावरण हितैषी बनाना है नगरों को, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, ज्यादा से ज्यादा नगरों के अंदर पेड़ लगाने, जैसे अपने बीच में जो डिवाइडर वगैरह होता है वहां पर, ताकि हरे भरे नजर आए आपको, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। समझ गए? क्लियर है? आ जाओ। अब देखो, इसके अलावा बोटनिकल गार्डन भी स्थापित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे बायोलॉजिकल पार्क आपने देखा ना, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे ही आपको बॉटनिकल गार्डन्स भी याद रखने हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत सारी डिटेल देता है। तो बायोलॉजिकल पार्क आपने देखे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर 4। ऐसे ही आपको बॉटनिकल गार्डन याद रखना है कि जयपुर की तर्ज पर आपको जोधपुर में, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में स्थापित। तो देखो, बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, तो ये भी जयपुर में, वो जोधपुर में, तो ये भी जोधपुर में, वो कोटा में, बायोलॉजिकल पार्क कोटा में, ये भी कोटा में, वो उदयपुर में, ये भी उदयपुर। 2 और 3 और ले लो आपके पास में, बड़े शहर सारे आ जाएंगे। बीकानेर हो गया आपके पास, भरतपुर हो गया, और फिर आपके पास में अजमेर हो गया। तो अब जब जोड़ करके देखोगे तो आराम से याद हो जाए। तो पहले बताओ, बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां पे? सर बायोलॉजिकल पार्क जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया और उदयपुर हो गया। तो फिर बोटनिकल पार्क आपको आराम से, गार्डन आराम से याद हो जाएंगे। कैसे सर? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तो है ही, इसके अलावा आपको बीकानेर, भरतपुर और अजमेर और करना है। तो बायोलॉजिकल पार्क याद रह जाएगा ना। तो हमने देखा वन क्षेत्र वो कितना, 9.6% है ना। उसके अलावा अतिरिक्त वनाच्छादित क्षेत्र 4.87%। कितनी कमी हुई? 25 वर्ग किलोमीटर हुई है। देखा हम लोगों ने, नहीं देखा? इसके अलावा हम लोगों ने 4 बायोलॉजिकल पार्क देखे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसके बाद बोटनिकल पार्क कौन से? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर तो है ही, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर और कर लो। तो ऐसे आप रिलेट करके करोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। लव कुश वाटिका, तो आओ इसमें लव कुश वाटिका में क्या करा है कि भाई टूरिज्म है ना, मजा नहीं आ रहा है, ऊपरी ऊपरी रखना जयपुर, जोधपुर, इसे प्रत्येक जिले के स्तर के ऊपर ले जाओ, इसको प्रत्येक जिले के स्तर पर ले जाओ। मतलब जिले स्तर पर भी आपको इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। मतलब अब ये समझ लो कि डीडवाना हम लोगों का जिला बन गया है, तो डीडवाने के अंदर लव कुश वाटिका होगी, हैं? तो तुम्हें प्रीति कम से कम बेटा पूछने से पहले तुम्हें कोई सेम दिख रहा क्या? कोई भी एक व्यक्ति के अलावा तुम्हें कोई एक आदमी भी सेम दिख रहा हो तो बता दो। तो आ जाओ इसमें। तो प्रत्येक जिले के अंदर जो है 2 लव कुश जो वाटिकाएं बनाई जाएगी। इसमें क्या किया, जब जिले के अंदर कौन सी चीजें होगी एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन जिले पे स्तर पर भी तो क्या करेंगे? जैसे आप यहां पर क्या करोगे, एक गार्डन बना दो, कोई गार्डन होगा उसके अंदर आपको ऐसे जो पैदल चलने के लिए पथ वगैरह बना देंगे, है ना, झूला झूलने के लिए कुछ बना देंगे, है ना, घूमने के लिए कुछ तालाब वगैरह हो उसके आसपास कुछ व्यवस्था बैठने के लिए कर देंगे। इस तरीके से इको टूरिज्म की व्यवस्था कर देंगे वहां पर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वहां पर उद्देश्य इसका यही है कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए वहां पर, बड़ी तादाद में यदि पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो इसका लाभ है कि पर्यटन का लाभ नीचे लेवल तक भी पहुंचे। इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली लव कुश वाटिकाएं बनाई जाएगी। क्लियर है? बात समझ गए क्या? अरे पढ़ लो रे तुम लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका, पैदल पथ वगैरह, ताकि क्या दिख जाएगा, वो पक्षी दिख जाएगा। किसी का बेचारे का
वो होता है ना, कौवा नहीं देखा होगा, तो कौवा दिख जाएगा किसी को चिड़ी दिख जाएगी है, किसी को कबूतर दिख जाएगा, किसी को मोर दिख जाएगा है। तो इस तरह की जो चीजें वहां पर नजर आ जाएगी उसको, तो खुश हो जाएगा, किस तरीके का जबरदस्त सीन है ना, तो बाहर जाने वाले को। तो इस तरह की जो स्थिति है उसके लिए लव कुश वाटिका शब्द है। तो ये प्रत्येक जिले में स्थापित की जाएगी और इको फ्रेंडली, तो पैदल पथ वगैरह बना करके उस तरीके से सुंदर बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा प्रयास है सरकार का। अब देखो कुछ बातें सहकारिता से जोड़ी है, देख लेते हैं। सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये मतलब सहयोग करना, आपस में मिलजुल करके काम करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मिलकर के काम कर सकते, इस भावना के आधार पर आगे बढ़ना। समझ गए बात को? तो इसमें क्या है कि शीर्ष स्तर पर 23 संघ फेडरेशन, अलग अलग फेडरेशन बनेंगे, एक के संघीय मतलब टोटल फेडरेशन कितने, तो 23 सबसे बड़े फेडरेशन है, 23 सबसे बड़े फेडरेशन है जो शीर्ष स्तर पर है, टॉप पर है। जैसे होता है ना कि भाई इस तरीके से जो हमारे कोऑपरेटिव ढांचा है वो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक लेके संस्थाएं, तो उसमें टोटल 23 ऊपर है, शीर्ष संघ कितने हैं 23, जो टॉप फेडरेशन है वो 23 है, सारे तो याद नहीं रखे। फिर 24 मिल्क यूनियन है, अलग अलग यूनियन बनी है दूध बेचने वालों की, ये समझ लो, बनते ना। देखो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एग्जाम्पल, सॉरी वो फेडरलिज्म बार बार याद आ रहा है, कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखना है तो अमूल दूध देखो, वर्गीश कुरियन जो आपसे पूछा गया था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है वर्गीश कुरियन। तो वो इस तरीके से सरस है, ये आपके एक तरीके से सहकारिता से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये ज्यादातर जो है पशुपालन में दुग्ध वाले सेक्टर में आपको बड़ी बड़ी यूनियंस दिखेंगी। 24 मिल्क यूनियंस बनी हुई है, उतना याद रख नहीं रहे, एक याद रखना, देखो PACS होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है, इनकी संख्या 8273 है। हम ही पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन हम एक बार बड़े मतलब एक बार नजर डाल लेते हैं इस पे। तो ये आपके PACS जो है 8273 है, और फिर बाकी सारी सहकारिता समितियां लगभग 41,419 है, ध्यान रख लेना है। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें टॉप पर कौन सी है, टॉप पर है हमारे पास जो फेडरेशन है कोऑपरेटिव सेक्टर की, वो 23, जो मिल्क यूनियन है वो 24 है, लगभग 8,200 के आसपास आपके PACS है, और लगभग 41,000 यदि आप देखोगे तो टोटल जो सहकारी समितियां हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो याद रखना है शीर्ष कितनी है 23, मिल्क यूनियन कितनी 24, ठीक है, उपभोक्ता शोल भंडार छोड़ दो। फिर PACS कितनी है 8,273, और फिर आपके पास में ये समितियां कितनी है सहकारी समितियां, ये 41,000 के आसपास है, ठीक है। ये मोटे तौर पर ध्यान रख लेना, अभी तक कम पूछते हैं, इतना जरूरी नहीं है कि इतना जाकर के डाटा पूछे, RS वाले नहीं करते माता फोड़ी, बाकी एग्जाम वाले कर ले, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, RS में इस तरीके से करते नहीं। फिर भी हम ध्यान रख रहे हैं कि 23 जो है हमारे पास में टॉप फेडरेशन है, 24 हमारे पास में मिल्क यूनियंस है, 8,200 के लगभग हमारे PACS है, 41,000 के आसपास हमारे लगभग है सहकारी समितियां टोटल है प्रदेश में। वो मोदी सरकार का बहुत जोर है इसके ऊपर। अब ये पढ़ाऊं तो मैं फिर बेकार है, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना पूरा, अरे राहुल गांधी जी का 2018 चुनाव का कैंपेनिंग किस किसने देखा है, 2018 का राहुल गांधी जी का चुनाव प्रचार किस किसने देखा है, क्या करते थे गिनो, किसान जो रैली के अंदर किसान आते थे उनको कहते थे गिनो, 1 2 10 दिन चुनाव के बचे थे, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन के अंदर ऋण माफ किसानों का, सारा किसानों का ऋण माफ। अरे इतना किसानों का ऋण जो है उतना तो राजस्थान सरकार माफ कर देगी, तो फिर बाकी लोगों को तनख्वाह ही नहीं दे पाएगी। तो ऐसे 10 तक वो गिनाते थे कि नहीं गिनाते थे, तो कि भाई किसानों का पूरा ऋण माफ हो जाएगा। और किसान उस समय में कुछ लोगों को पर्सनली व्यक्तिगत इतने परेशान थे कि हम लोगों ने बैंक से लोन नहीं ले रखा, और राहुल गांधी जी तो सबका ऋण माफ करने वाले, तो हम लोग ये कहते थे ऐसे नहीं करेंगे, अरे टेंशन मत करो आप। फिर उन्होंने एक क्लोज निकाला, वो क्या निकाला, उन्होंने कहा कि केवल सहकारी बैंकों से जिसने लोन लिया है, सारी बैंकों से नहीं, केवल सहकारी बैंकों से जिसने लोन लिया है
और वो लोन की राशि 2 लाख रुपए से कम है और वो डिफॉल्टर हो गया है, मतलब वो पे नहीं कर पाया है, यानी ऐसे किसान जो लगातार, मैं उस समय की कहानी सुना रहा हूं, हाँ, तो ऐसे किसान जो लगातार अपनी किस्तें चुका रहे हैं उनका ऋण माफ नहीं होगा। ऐसे किसान जो नहीं चुका पा रहे हैं, जो डिफॉल्टर हो गए हैं, जिनकी जमीनें यदि नहीं चुकाया गया तो नीलाम हो जाएगी, फिर इस तरह के बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई इस तरीके से जो डिफॉल्टर हुए हैं उनका ऋण माफ करोगे, जो समय पर चुका रहे उनका नहीं करोगे, तो मैसेज क्या जाएगा कि चुकाना ही नहीं है। सरकार से ली हुई चीज वापस थोड़ी दी जाती है। तो इसलिए क्या करा, वो इस तरह की चीजें थी लेकिन करा। तो इसमें क्या हुआ कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना लाई गई 2019, और इसमें यह कहा गया कि जो किसान भूमि को बैंकों की गिरवी रखने, मतलब इस तरीके से जो लघु और सीमांत किसान है और उन्होंने सहकारी बैंकों से लोन ले रखा है और जिनकी राशि 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने 30 नवंबर 2018 से पहले ऋण लिया है तब तक बकाया है, उस कंडीशन में उसे माफी दी जाएगी। ये अब नहीं पूछेगा किसी भी कंडीशन। भजनलाल जी की सरकार आ गई है, मत ही पढ़ना भले। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना किसी भी स्थिति में नहीं पूछेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले को इतना तो पता है कि क्या पूछ रहा हूं मैं। चलो भाई आगे चले, ठीक है आगे आ जाओ भाई। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जो मैंने कहा 3 घंटे का 2.5-3 घंटे का वीडियो बनाया था और उसके अंदर सारे एग्रीकल्चर के इंडिया के क्वेश्चन मिल गए। उसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताया था। इसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही जान लो कि ये केंद्र सरकार की योजना है, यानी भारत सरकार ने एक कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक फंड बनाया था 1 लाख करोड़ के माध्यम से, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा जाता है। किसानों को मदद करने के लिए, किसानों को ऋण देने के लिए, किसानों को सहायता देने के लिए, और जो किसान ऋण ले रहे हैं यदि वो समय पर चुका रहे हैं तो उस ऋण के ऊपर जो ब्याज है उस पर अनुदान देने के लिए। तो इतना याद रखो, अभी आपकी 2020 के अंदर शुरू हुआ। मैं इसको आपको इंडियन इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी ये इंडियन इकोनॉमी सर्वे में भी आया होगा ये। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में शुरू हुआ, 1 लाख करोड़ की मदद से शुरू हुआ, किसानों को मदद करने के लिए था। और इसके अंदर सहकारिता विभाग जो है उसको नोडल विभाग के रूप में रखा गया है, ध्यान रख लेना है। सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक 3% अनुदान दिया जाएगा इसके अंदर किसानों को। यदि किसान ने ऋण ले रखा है तो उस पर यदि समय पर ब्याज चुका रहा है तो 3% तक, जैसे मान लो 7% लग रहा है तो 3% सरकार देगी, आपको 4% ही देना है। तो इस तरीके का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 2020 में, 1 लाख करोड़ की मदद से बनाया गया है। ये ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब एक है आपके पास में पीएम किसान पोर्टल, ये कभी पूछ लेगा। ये भी आप लोगों ने जो पीएम किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार आपको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देती है, और राजस्थान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जब कैंपेनिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा कि 6,000 का डबल कर देंगे, 12,000 कर देंगे। उसमें से 2,000 रुपए सरकार ने बढ़ा दिए हैं और टोटल अभी राजस्थान में किसानों को 8,000 रुपए मिल रहे हैं। और मेरे को याद आ रहा है ध्यान से, तो भजनलाल जी ने सभी किसानों के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले थे। टोंक में थे शायद उस दिन कार्यक्रम, तो 1,000 रुपए सबके अकाउंट में डाले थे। तो वही है, इस तरह की किस किसान को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस किसी योजना के बारे में यदि आपको भारत की किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में, लाभार्थियों के बारे में जानना है तो आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाना चाहिए। इसमें किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। तो कौन से पोर्टल पर जानकारी मिलेगी, तो पीएम किसान पोर्टल के बारे में। समझ गए बात को, क्लियर है। कौन सा, पीएम किसान पोर्टल, पीएम किसान पोर्टल, समझ गए। अब आ जाओ आप राज सहकार पोर्टल। जिस तरीके से पीएम किसान पोर्टल है वैसे ही राजस्थान सरकार का भी राज सहकार पोर्टल है। यह सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है और इस पर आपको जैसे फसल ऋण वगैरह जो है, अल्पकालिक फसल ऋण के लिए जो आवेदन है, एमएसपी है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा नाम याद रखना है, जैसे गोपालन विभाग हो गया, पीएम किसान पोर्टल हो गया, राज सहकार पोर्टल हो गया। तो ये पोर्टल किससे संबंधित है, किस लिए है, ये ध्यान रख लेना है। तो सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाएं जो है
उस योजनाओं की जानकारी देने के लिए राज्य सहकार पोर्टल है। भारत सरकार के संबंध में कोई भी किसानों से जुड़ी योजना है उसकी जानकारी देने के लिए पीएम किसान पोर्टल है, याद रखना है। क्लियर है, याद रह जाएगा ना। तो पीएम की गोपालन विभाग देशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर, पीएम किसान पोर्टल भारत सरकार को कि किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए। राज्य सहकार नाम से क्लियर है, राजस्थान से जुड़ा हुआ सहकार मतलब सहकारी विभाग से जुड़ा हुआ पोर्टल जहां पर सहकारी विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाए, नाम से क्लियर है। फिर है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ देने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो किसानों से अलग गतिविधियों से जुड़े हुए, कृषि गतिविधियों से नहीं जुड़े हुए, है ना, किसानों से अलग मतलब गैर कृषि कार्यों से जुड़े हुए, उनको भी तो सहायता चाहिए, उनको भी तो हेल्प चाहिए। तो ऐसे लोग जो अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गैर कृषि कार्यों से, कृषि से संबंधित नहीं, कृषि से संबंधित तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन कृषि से जुड़ा हुआ नहीं, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है वो 50,000 रुपए तक के ऋण जो है वो उपलब्ध करवाने में सहायता करती है 5 साल के लिए। तो याद रखना है, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना जो कृषि गतिविधियों से अतिरिक्त गतिविधियां हैं उनसे जुड़ा कोई रोजगार करना चाहता है तो 5 साल के लिए 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता। ठीक है, याद रह जाएगा। क्लियर है बात, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना समझ गए बात या नहीं समझे? याद रखना है 50,000 रुपए तक की सहायता। अब उसके बाद अलग अलग जन औषधि केंद्र, तो आप सब जानते होंगे सरकार, राज्य सरकार का, भारत सरकार का बहुत जोर है कि भाई आप जन औषधि केंद्र खोलो, यहां पर आपको सस्ती दर पर जो है वो दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी। यही होते ना उपभोक्ताओं को जो जेनेरिक दवाइयां वगैरह मेडिसिन वगैरह वो मिल रही है, तो वो आप खोल सकते हो खुद भी, सरकार इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो अलग अलग कह रहे हैं ना, जैसे वर्तमान में जन औषधि केंद्र जोधपुर और झुंझुनू जिलों में थोक उपभोक्ताओं भंडार द्वारा और जयपुर में कॉन्फेड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जन औषधि केंद्र के बारे में अपने को ध्यान रखना है, करंट में कोई चीज आए तो सरकार, भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का जन औषधि केंद्र जो है उन पर बहुत जोर है। सरकार ये कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने फार्मा वगैरह कर रखा है वो जन औषधि केंद्र खोल सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी मैंने एक दिन कहीं एडवर्टीजमेंट देख रहा था, तो उपलब्ध है, आप खोल सकते हो, मतलब दुकानें। एक लास्ट योजना बची है आज की, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। आरएस प्रीलिम्स ऑप्शन में दिया हुआ था अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। सरकार आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसके तहत आपको मुफ्त राशन देती है। लेकिन केवल राशन मतलब चावल गेहूं, उससे तो पेट भरेगा नहीं ना, और भी तो चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कि हम अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स देंगे आपको, जिसके अंदर अनाज के अलावा अतिरिक्त जो है आपको 1-1 किलो दाल मिलेगी, 1 किलो दाल मिलेगी आपको, 1 किलो चीनी मिलेगी, 1 किलो आपको नमक मिलेगा, 1 लीटर आपको खाने वाला तेल मिलेगा, 100 ग्राम आपको मिर्च पाउडर मिलेगा, 100 ग्राम आपको धनिया पाउडर मिलेगा, 50 ग्राम आपको हल्दी मिलेगी। ये सारा सामान उसके अंदर डला हुआ होगा। यानी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंदर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको जो सहायता मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी ना, जो भी आपको मिल रही है, मुफ्त में अनाज वगैरह मिल रहा है वो मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत आपको और भी लाभ मिलेगा। क्या क्या? अन्नपूर्णा रसोई योजना नहीं है ये, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। इसके तहत आपको 1-1 किलो दालें, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक से 1 किलो से क्या करोगे, 1 लीटर तेल, फिर उसके बाद में 100 ग्राम मिर्च, याद नहीं रखना है कि कितना मिर्च पाउडर मिलता है, ऐसा दिया जाता है। 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी, ये सब भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये आज की योजनाएं यहीं खत्म हुई। लक्ष्य बेस शुरू हो रहा है, लक्ष्य बेस शुरू हो गया है, लक्ष्य भी हो गया है, आप शुरू ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ो, यहाँ वहाँ से क्या लेना देना है आपको, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। और यही है मैं और पूनिया सर इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा के लिए, जब तक आप पे बढ़िया तरीके से सहयोग करते रहोगे तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ाते रहेंगे। 2024 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें क्वेश्चंस की झड़ी लगेगी, उसके बाद दोबारा फिर प्रीलिम्स एक बार फेल होने के बाद दोबारा ज्वाइन करने का क्या मतलब है, पहले ही कर लो।
और जो पुराने बच्चे हैं जो रोना धोना कर रहे हैं, उनको मेरा एक निवेदन है कि आप है ना बहुत बाद में जगे हो, या तो आप मेंस दे करके आए हो, उसके बाद ठोकर खाने के बाद संभल रहे हो आप। हम लोगों ने शुरू से ही कह रहे हैं, और हम लोगों ने 50% तक डिस्काउंट दे करके, आपको रियायत दे करके आपको बैचेस ज्वाइन करवाए हम लोगों ने। यदि हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसको हमने खूब सुनी है, अभी तक कोई कमी नहीं रही है। हम बस आपको बोलना ही होता है क्योंकि आपको लेना देना पढ़ाई से है नहीं। अदरवाइज आपको नंबर है मेरे, ये 8744035689। कोई भी प्रकार का पेट में दर्द है तो उसका समाधान है, कॉल कर लेना 8744035689। तो ये रोना धोना में कोई ले रखा नहीं है। कोई भी तकलीफ हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करना, जो भी समस्या होगी आपकी समाधान कर दिया जाए। केवल बोल के ही बस डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करना है बाकी बच्चों के लिए जो रेगुलर बेचारे पढ़ रहे हैं उनके लिए। इसकी पीडीएफ भी दे दो सर रिवीजन। अरे रिवीजन करने के लिए पीडीएफ उस दिन ही, मेरी क्लास खत्म होते ही मैंने आपको डाल दी थी, ये भी डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा पीडीएफ से? आप जाकर के देखो टेलीग्राम पे उस दिन जितना पढ़ा है उसकी डाली कि नहीं डाली। ठीक है, नहीं टेस्ट जो है रितिका जी केवल जो अपने बच्चे क्लास के हैं उन्हीं के लिए, और के लिए नहीं। हाँ तो दर्द है तो इस नंबर पे संपर्क करना है। यहाँ आकर के डिस्टर्ब मत करो, यहाँ आकर के पढ़ा करो। बात करने से समाधान हो जाता है, मेरे से बात कर लेना, ठीक है ना? ये क्यों हुआ सर? उससे कोई समाधान तो होना नहीं है। रोज रोज मैं सबूत दूं आपको तो मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो एक बार आप खुद ही रिवाइज कर लोगे या मैं कराऊं? ये सब देखो, नए डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के सरकार अभी क्लियर नहीं है कि क्या करने वाला है। सरकार के स्तर पर भी इस चीज को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है, नए जिलों को लेकर के। तो कुछ चीजें नए जिलों के हिसाब से हम करवा देंगे। अभी भी कौन से आपके पास खनिज के डाटा आ गए क्या? कौन से आपके पास में जनसंख्या के डाटा आ गए क्या? तो आए ही नहीं है। जिनके डाटा अपने पास नहीं आए हैं वो पुराने ही पढ़ने हैं। नयों में क्या दिक्कत है, नदी कौन कौन से जगह से जा रही है हम बता देंगे। पहले वो उदयपुर से जाती थी, अब वो सलूम्बर से जा रही है तो मैं बता दूंगा आपको सलूम्बर से जा रही है। पहले यदि वो जालोर से जाती थी, अब वो जालोर के साथ सांचौर से भी जा रही है तो बता दूंगा मैं। क्या समस्या हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी है उसके अंदर। और मैंने पहले भी करवा दिया था, जब पिछली बार प्रीलिम्स आप देखे हैं 2023, उससे पहले मैंने नए के हिसाब से करवा दिया था। तो उतनी चीजें जितनी हमारे पास डिटेल है उतनी हम करवा देंगे आपको। आपका ये काम नहीं है कि नया पुराना, जितना डाटा काम का है वो सारा हम करवा देंगे। बाकी बच्चे यदि करके आएंगे तो आप करके आओगे, मुझे इतना पता है। नया पुराना ज्यादा मत सोचो अब, ठीक है? हम्म, ठीक है। हाँ मैं तो करवाऊंगा ही, करवाता ही हूं। पिछली बार 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उससे एक महीने पहले जिलों की घोषणा हुई थी। किसी में ये क्षमता नहीं थी, मार्केट में कोई किताब नहीं आई थी, तब मैंने ये करवाया था सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से। समझ के बात को? अधिकतर राजस्थान को जानते ही हैं, तो उसके हिसाब से। और फिर कि कौन सी पर्वत, कौन सी चोटी, कौन सा पहाड़, कौन सा पठार, कौन सा झील, ये जितनी भी चीजें ये मैंने करवा दी थी। नदी कौन से कौन जिलों से नए वालों से जा रही है वो अपडेटेड ही है। सरकार कितना भी बदलाव करे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जनसंख्या हो गया, आपके पास में खनिज हो गया, इनके डाटा नहीं आए हैं तो नहीं करवा सकते। कहां से करवा दोगे? हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।